जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 सामाजिक विज्ञान के लिए क्लास लेकर आए हैं। और ये जो क्लास होगी, ये क्लास आपकी जो है हिस्ट्री की क्लास होने वाली है, जिसका हम चैप्टर नंबर 8 आज सॉल्व करेंगे। और ये क्लास 6 की जो हिस्ट्री है, इससे क्लास करवाया जा रहा है। और जो ये हिस्ट्री है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का जो है एक निचोड़ करवाया जा रहा है। दोनों को मिक्स करके थियोरी और क्वेश्चन दोनों एक साथ करवा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। चैप्टर नंबर 8 है आपका, और विद्यालय एजुकेशन में एक बार सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 8, अध्याय 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ये जो है हमारे चैप्टर का नाम है। और आज इस चैप्टर को पूरा हम फिनिश करेंगे, और इसके लास्ट में सारे के सारे जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन को एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के मिलाकर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो जो है क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग है, लगभग 3000 साल से पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के जो औजार हैं और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कब मिले हैं? जो महापाषाण कब्रें हैं, उनमें जो है बहुत सारे लोहे के औजार और हथियार देखने को मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। उस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ेसर और आदिमई कहलाते थे। इन्हीं को हम जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। जो तमिल क्षेत्र में बड़े बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहते थे, साधारण हलवाहों को उड़वार कहते थे, भूमिहीन जो मजदूर जिसके पास कोई भी मतलब भूमि नहीं होती थी, उसको दास और दास कड़ेसियार कहते थे। दास, कड़ेसियार और आदिमलाई कहते थे। ये 2 नाम है भूमिहीन मजदूरों के लिए। नेक्स्ट है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति है, उसे ग्राम भोजक कहलाता था। और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद जो है आनुवंशिक था। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास मजदूर काम करते थे, और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम किया करते थे। जो बड़े बड़े ग्राम भोजक जिसे भूस्वामी कहते हैं, इनको जो है कभी कभी पुलिस का काम भी दे दिया जाता था, न्यायाधीश भी थे ये, बहुत सारे। और कर वसूलने का कार्य भी राजा के द्वारा इन्हीं को दिया जाता था। नेक्स्ट है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते हैं, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, अधिकांश गांव में जो है लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब देखेंगे, जो है लोहार है, कुम्हार है, बढ़ई है और बुनकर है, ये जो है यहाँ पे शिल्पकार के रूप में कार्य करते थे। और इनको जो है इनकी मजदूरी दी जाती थी बस। और इनको जो 12 महीने काम पे, मतलब हमेशा काम इनको मिलता था, जिससे कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते थे, एक जगह रह करके गांव में काम करते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई, और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता है। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। संगम साहित्य बोले तो संगम साहित्य जो है मदुरै में किया गया एक सम्मेलन था, उसे हम संगम कहते हैं। और ये मदुरै किस राज्य में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मदुरै जो है ये किस राज्य में स्थित है। जातक वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। जातक कथाओं का किसने संकलन किया था? बौद्ध भिक्षुओं ने।
और एक जातक कथा में बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन की चतुराई। अब यहाँ पे एक निर्धन की कहानी है, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो बगीचे की साफ सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। मतलब माली का सोचा कि चलो इसी बहाने मेरा बाग साफ हो जाएगा, इसी में कुछ लकड़ियां और जो है पत्ते और दे देंगे उसे, ठीक है। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। अभी इधर उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की और एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उस घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। और इस तरह से देखिए, इस तरह से वो व्यक्ति जो है धनवान होता चला गया। और यही इसकी कहानी थी। नेक्स्ट, आपका अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। अब ये जो है वलय कूप होते थे, ये नाली का कूड़ेदान का कार्य करते थे। जैसे घर का गंदा कचरा है, जो घर का मतलब खराब पानी था, तो ये जो है एक वलय कूप में इन लोगों ने नालियों के माध्यम से पहुंचाया हुआ था। नेक्स्ट, महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों के छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक ना पाए और भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अब हम बात करेंगे बेरीगाजा, भरूच या यूनानी का नाम की कहानी। बेरीगाजा जो है, इसके नाम की कहानी क्या है, इसके बारे में देखेंगे। भरूच आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन इसके बारे में जाना नहीं होगा अभी तक। और ये जो कहानी भले है लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा जाता है। बेरीगाजी की सकरी का खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है और राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथीदांत, गोमेद, कार्निलियन सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ये जो है आपको याद रखना है क्या क्या यहाँ से निर्यात होते थे। तो आयात में तो देखिए, आयात में होता था शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। और निर्यात की बात करेंगे तो निर्यात में हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथीदांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें जो है चांदी के बर्तन, गायक, किशोर मतलब और सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल हैं। ये जो है व्यापारियों के द्वारा राजाओं को समय समय पर लुभाने के लिए, मतलब लालच देने के लिए ये सब चीजें लाते थे। आहत सिक्के। अब ये बहुत बार आपने आहत सिक्के तो सुने होंगे, पर ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो एक बार देख लीजिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे।
या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे, या इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। नेक्स्ट सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल प्रयोग में चले। आहत सिक्के 500 साल प्रयोग में प्रचलन में थे। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। अब आहत का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई सिक्का है, ठीक है, और इसमें हमें जो है रुपए का सिंबल उकेरना है, तो हम ऐसे कोई मुहर ले लेंगे और उसमें जिसमें आर बना हो और उसे यहाँ पे तेजी तेजी से गर्म करके इस पे वैसे ही चोट मारेंगे, तब तो ये क्या होता है? आहत, मतलब कि उसे पीटना। तो ये जैसे ऐसे ही यहाँ पे फिर उकेर के आ जाएगा और यही होते हैं आहत सिक्के। मतलब उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों को उकेरा जाता था या गर्म करके उनमें पिघलाया जाता था वैसी ही आकृति के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट आपका मथुरा 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। नेक्स्ट लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी बनी थी? मथुरा बनी थी। और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, अर्थात कृष्ण की जन्मस्थली भी मथुरा को ही कहा जाता है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। जैसे आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिले हैं। याद रखेंगे ये सभी जो है सभी का उल्लेख वहां के अभिलेख में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके उत्तरी भाग में जो है ये सभी काले और चमकीले पात्र देखने को मिले हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ों के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। देखिए प्राचीन काल में वाराणसी में और दक्षिण में जो है ये दोनों कपड़ों के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं, और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां जो है व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां जो है बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। जैसे ये मान लीजिए कोई उनको जैसे जितना लाभ होता था उसमें कुछ हिस्सा तो उनको भी दिया जाता था जो जिन्होंने पैसा जमा किया है, और बाकी का बचा हुआ कुछ हिस्सा मठों, मंदिरों आदि को दान दिया जाता था। उत्तरी काले चमकीले पात्र ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे। मतलब जब ये मिट्टी के बर्तन थे इन्हें पकाने के लिए उच्च तापमान पर भट्टी में रखते थे, और जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। नेक्स्ट सूत काटने और बुनने के नियम। अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है कि एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। एक विशेष जो पदाधिकारी था उसके अंडर में ये लोग काम करते थे। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने में
जो है तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुड़ियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। नेक्स्ट, इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के आधार पर पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। ये जो है वहां का नियम था। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, मतलब मॉर्निंग में सुबह सुबह ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये वहां का नियम था। बहुत देखिए कितना अच्छा चीज है कि अगर महिला चाहे तो खुद जा करके कारखाने में अपना माल बेच सकती है, और अगर वहां का जो निरीक्षक है, उनके माल की गुणवत्ता को चेक करने वाला, अगर उनसे किसी तरह की भी गलत मतलब सोच रखता है, गलत बात करता है या उसकी तरफ गलत नजर से देखता है, तो उसको सजा मिलने के हकदार था वो। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो इसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। और देखिए एक और बहुत मतलब सख्त नियम है कि अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया और वो ऐसे ही मतलब बेचने आ गई तो उसको दंड भी दिया जाता था। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था और यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं और इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं और साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। नेक्स्ट, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैब, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मन के मतलब मोतियां। यहाँ पर जो है बहुमूल्य पत्थरों से मूर्तियां और मन के मतलब होता है मोती, मूर्तियां नहीं मोती। तो यहाँ पर मोती जो होते हैं, जो माला बनाई जाती है, वो मन के बनाने के लिए पर्याप्त यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं और ये सभी बहुमूल्य पत्थरों से बनाए जाते थे। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कौन सी लिपि का? ब्राह्मी लिपि का। और इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ है जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका की राजधानी तथा उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। मतलब जो रोम था यह यूरोप और उत्तरी अफ्रीका की राजधानी था। और यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। रोम के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। याद रखिएगा। तो उसने क्या कहा था? अगस्टस ने कहा था कि रोम जो है ईंटों का शहर है और मैंने इसे संगमरमर का बनवाया है। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल, जिसे हम एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें होती थी और यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन्हें एक बार देख लीजिए। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की जो शुरुआत है ये लगभग करीब 3000 साल पहले हुई थी। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहस के करीब 2500 साल पहले हुए
और संगम साहित्य की जो रचना की शुरुआत है ये करीब 2300 साल पहले होती है। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत अरिकामेडु का पत्तन जो है करीब 2200 से 1900 साल पहले बनाया गया था। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी देखेंगे, अर्थात इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दिए हुए हैं। आप चाहें तो इनको अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप उससे इनको मैच कर सकते हैं, हूबहू यही क्वेश्चन है और सारे के सारे यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। अरिकामेडु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम का ढांचा प्राप्त हुआ, पहला ये ऑप्शन है। तो दूसरा है यहाँ से दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। नीचे दिए गए कूट में से कौन से सही नहीं है ये बताना है। यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम का ढांचा प्राप्त है, ये एकदम सही है। और दूसरा है यहाँ से दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए हैं, ये गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लगभग 2200 से 1900 वर्ष पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ पर दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा प्राप्त हुआ जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे प्राप्त हुए हैं। एम्फोरा जैसे जो प्राप्त हैं पात्र हैं ये प्राप्त हुए हैं, ना कि दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के। एम्फोरा पात्र में शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न ग्रंथों से ज्ञात होता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। ये कथन एकदम सही है। इधर उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मथुरा इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। ये कथन भी इसका सही है। फिर यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों कार्य करते थे, ये कथन भी सही है। इसके तीनों कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का जो उत्पादन है बहुत महत्वपूर्ण था। वाराणसी उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मथुरा इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों कार्य करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी द्वारा बनाया गया संघ था। ये बताना है ये कैसा कथन है, सही है या गलत। ठीक है, ये जो है पहला कथन आपका एकदम सही है। फिर अगला, शिल्पकारों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी, ये कथन भी सही है। तो दूसरा है व्यापारियों की श्रेणियां का कार्य प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। तो ये कथन भी सही है। तीनों कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। और शिल्पकारों की श्रेणियों का जो कार्य है प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। व्यापारियों की जो श्रेणियां हैं व्यापार का संचालन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रोम शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सभी लोग जो है पहले से ही तैयार रहें अपने एग्जाम के हिसाब से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे होता है एनसीईआरटी से सेम क्वेश्चन उठा के रखता है तो आपका गलत ना हो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। रोम की बात करेंगे, ये कथन आपका जो है एकदम सही है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा नदी के मैदान के शहर बस चुके थे। ऐसा नहीं है बस चुके थे नहीं, जब बस रहे थे तब हुआ था। यह एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी, ये कथन भी सही है। 1 और 3 इसके सही है। सही उत्तर का चयन करना है, केवल 1 और 3, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, ना कि बस चुके थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था और यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। और रोम शहर के संदर्भ में दिए गए कथनों में से केवल 1 और 3 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5। चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सूत काटने और बुनने के नियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनको निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। निरीक्षक की बात की गई है।
निरीक्षक में जो है विधवाओं को नियुक्त किया जा सकता था, वृद्धावेश्याओं को, अवकाश प्राप्त देवदासियों को और राजा की अवकाश प्राप्त देवदासियां अथवा सेविकाओं को, इन सभी को जो है इसमें नियुक्त किया जा सकता था। सही उत्तर का चयन करना है, इसमें जो है उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सूत काटने और बुनने के नियम के अंतर्गत निरीक्षक द्वारा दिए गए उपयुक्त सभी की नियुक्ति कर सकता था और एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। इस कार्य के लिए विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी नियुक्त किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अरिकामेडु से प्राप्त एरेटाइन पात्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये काले चमकदार बर्तन होते थे, ये बताना है कि ये कथन क्या है। एकदम ये काले चमकदार बर्तन हैं, ये गलत है, ये आपका गलत है। फिर नेक्स्ट है, ये इन्हें पुर्तगाल के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र की संज्ञा प्रदान की गई, ये कथन भी गलत है। इन्हें मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था, ये कथन एकदम सही है। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करें, तो सही उत्तर आपका एकदम तीसरा ऑप्शन एकदम सही है, केवल 3 इसका सही हो जाएगा। अरिकामेडु से एरेटाइन जैसे मुहर लगे हुए लाल चमकदार बर्तन, ना कि काले चमकदार बर्तन प्राप्त हुए हैं, लाल प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे। और इन्हें इटली, ना कि पुर्तगाल, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है और इन्हें मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अतः अरिकामेडु से प्राप्त एरेटाइन पात्र के संदर्भ में जो है उपयुक्त कथनों में से केवल 3 ही सही है। और दोस्तों, आज के प्रश्न आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किसी भी प्रश्न में अगर डाउट होता है तो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन, आप जो है सर्च करके भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर क्लास आप सभी को पसंद आई है तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।